नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में आप खबर देखेंगे रफ्तार से भी और विस्तार से भी। आज सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे देश की जिसमें तानाशाह अपने आप में अपने फैसलों से मशहूर है। एक ऐसा शहर जो अब तक कोरोना के प्रकोप से बचा हुआ था, लेकिन अब यहां भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, लेकिन इसके बाद क्या कुछ हुआ उत्तर कोरिया में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया ने कोरोना संक्रमण के पहले केस की पुष्टि की है और इसके साथ ही देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। इस लॉकडाउन को तानाशाह किम जोंग उन ने सीरियस इमरजेंसी का नाम दिया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अब तक ये मानने से इनकार कर दिया था कि उनके यहाँ कोरोना का कोई केस मिला है, लेकिन अब खुद ही केस की पुष्टि की और पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया में पहले भी कोरोना संक्रमण के काफी केस मिले थे। प्योंगयांग में पाए गए मरीज में बुखार के लक्षण थे और जांच के बाद ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट की पुष्टि हुई। किम जोंग उन ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और फिर कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। किम जोंग उन ने आदेश दिया है कि सभी शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए और पाबंदियों का पालन किया जाए। हालांकि अभी डिटेल सामने नहीं आई है कि कोरियाई नागरिकों पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई है। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए किम जोंग उन ने कोरोना संक्रमण से देश के जीतने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि पैदा हुए हालातों से हम उबरेंगे और जल्द ही हमें इस पर विजय हासिल होगी। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां का शासक अपने तानाशाही रवैये से जाना जाता है। अब जबकि यहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोरोना आ चुका है, तो ऐसे में आगे और क्या फैसला लेता है किम जोंग, देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, बात यूक्रेन की करेंगे। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं, आप बखूबी जानते हैं, लेकिन उसने अब तक हार नहीं मानी है। रूसी सैनिकों को वो लगातार निशाना बना रहा है, एक बड़ा जवाब दे रहा है। अब रूस के एक गांव पर यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी है। रूस और यूक्रेन की जंग बीतते दिनों के साथ और ज्यादा तबाही लेकर आ रही है। अब रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उस पर हमला हुआ है, जिसमें एक रूसी नागरिक की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। यूक्रेन ने जो बम फेंके वो रूस के बेलगोरोड इलाके के सोलोखी गांव में गिरे। सोलोखी गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। ये यूक्रेन की सीमा से करीब 11 किलोमीटर दूर है। फिलहाल रूसी नागरिकों को यहाँ से सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है, क्योंकि और हमले होने की आशंका है। इससे पहले तक रूस की तरफ से यूक्रेन में तबाही मचाने की खबरें आती रही। यूक्रेन के कई शहरों को रूस पूरी तरह से तबाह कर चुका है। लाखों लोगों को यूक्रेन छोड़कर आसपास के देशों में शरण लेनी पड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन रूस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। वहीं जंग के करीब 80 दिन होने के बावजूद रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जे की अपनी मंशा पूरी नहीं कर सका। खार्किव, मारियोपोल, सुमी जैसे शहरों को रूस ने भले ही बर्बाद कर दिया हो, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर वो कब्जा करने में नाकाम रहा। तो यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन रूस भी ऐसा देश है, आप जानते हैं कि वो यूक्रेन पर हमले करता रहेगा। लेकिन समाधान क्या है, इसका जवाब अभी तक मिल ही नहीं पाया है और ये युद्ध कब तक चलेगा ये भी कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात श्रीलंका की होगी। आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका को आखिरकार नया प्रधानमंत्री का चेहरा मिल गया है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे अब श्रीलंका को उसके बुरे हालातों से उबरने में मदद तो कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ मुश्किल सा है। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री का पद संभाल चुके हैं। साल 2019 में रानिल ने अपनी ही पार्टी के दबाव के चलते पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। रानिल विक्रमसिंघे 1994 से यूनाइटेड नेशनल पार्टी के प्रमुख रहे हैं। वो अब तक 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 73 साल के रानिल ने वकालत की पढ़ाई की और 70 के दशक में रानिल ने राजनीति में कदम रखा और पहली बार 1977 में सांसद चुने गए। 1993 में पहली बार पीएम बनने से पहले रानिल उप विदेश मंत्री, युवा और रोजगार मंत्री सहित कई और मंत्रालय संभाल चुके हैं। वो संसद में 2 बार विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। इसके पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने ऐलान किया था कि वो 1 हफ्ते में नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा था कि अगले 1 हफ्ते में ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करूंगा जिसके पास बहुमत हो और लोग जिसमें भरोसा करते हो। मैं मंत्रियों की नई कैबिनेट भी नियुक्त करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से नफरत फैलाने से बचने की अपील भी की। श्रीलंका को नया पीएम तो मिल चुका है, लेकिन क्या नई कहानी नए पीएम श्रीलंका के लिख पाएंगे श्रीलंका के लिए, देखने वाली बात है, क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं।
अब मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम ने जैसे ही बदलाव अपना दिखाया तो उसके बाद लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। मौसम में आए अचानक बदलाव से आमजन बेहाल है। कहीं तेज धूप है और कहीं पर तेज बरसात, तो कहीं पर भयंकर चक्रवाती तूफान है। इस पर देखिए हमारी 1 मिनट की रिपोर्ट विस्तार से, रफ्तार से। लगातार बदलते मौसम के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं तेज धूप, कहीं तेज बारिश, तो कहीं भयंकर तूफान से लोग डरे हुए हैं। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों को कुछ हद तक राहत तो मिली, लेकिन अब एक बार फिर तेज धूप से लोगों का जीना बेहाल होने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कई राज्यों में लू का प्रकोप फिर से लौट रहा है। कई राज्यों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान असानी को लेकर अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान असानी के तटों के करीब पहुंचने पर दोबारा से उत्तर पूर्वी दिशा में मुड़ने और कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मौसम कब तक साफ हो पाता है। मॉनसून अभी काफी दूर है, लेकिन उससे पहले लोगों को गर्मी का सितम सहना ही होगा और यही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है। संचार क्रांति के मसीहा और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दिवंगत पंडित सुखराम का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटों और पोतों ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बाड़ी गुमाड़ू स्थित उनके निवास से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में उनके परिजन, रिश्तेदार, नेता और उनके समर्थक पहुंचे। पंडित सुखराम के पार्थिव देह को ऐतिहासिक सेरी मंच पर दर्शन के लिए रखा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, पंडित सुखराम देश और प्रदेश में जो संचार क्रांति लाए, उसे देश कभी नहीं भुला सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चाहे देश की राजनीति में, दोनों जगह पंडित सुखराम जी ने एक मुकाम को छुआ है और लंबे समय तक राजनीति में रहने के पश्चात बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए रहा है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने सेरी मंच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, पंडित सुखराम वादे के पक्के थे। उन्होंने गठबंधन करके बीजेपी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया था। अब यादों में अमर रहेंगे पंडित सुखराम। भिवानी में आम आदमी पार्टी मजदूरों के हकों के लिए सड़कों पर उतरी और हरियाणा में दिल्ली मॉडल लागू करने की मांग की गई। यूं तो कोरोना काल के बाद हर कोई परेशान है, लेकिन मजदूर वर्ग इसकी सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। रही सही कसर उसी समय पूरी हो जाती है जब सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज पूरे करते करते मजदूर परेशान हो जाता है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी और हरियाणा में दिल्ली मॉडल लागू करने की मांग की। आप नेता मनीष घनगत और रतन लोहिया ने कहा, हरियाणा सरकार के मजदूरों के लिए हर योजना ढिंढोरा है, इसीलिए मजदूरों के हित में हरियाणा में दिल्ली मॉडल लागू हो। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आप पूरे हरियाणा में आंदोलन शुरू करेगी। दिल्ली और पंजाब के बीच फंसे हरियाणा को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी तपती गर्मी में हर रोज किसी न किसी मुद्दे को लेकर दूसरी पार्टियों से कई ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा चुनावों से पहले आपकी बदौलत मजदूरों को कुछ मिलता है या सिर्फ मजदूर एक सियासी मोहरा बनकर रह जाते हैं। आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय हरियाणा में हो गई है। अलग अलग मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं और यही भिवानी में हुआ। बहादुरगढ़ के ट्रोमा सेंटर की हालत क्या है, इन दिनों एक रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। दरअसल यहां पर जरूरी दवाइयों का अकाल सा पड़ गया है। मरीज दर दर भटक रहे हैं, बाहर से दवाइयां उनको खरीदनी पड़ रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए असल सच्चाई क्या है। बहादुरगढ़ के ट्रोमा सेंटर में इन दिनों दवाइयों का टोटा चल रहा है। मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। यहाँ के ट्रोमा सेंटर में बहुत सारे इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। ऐसे में यहाँ काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाइयां और इंजेक्शन लाने की सलाह देते नजर आए। बहादुरगढ़ में बनाया गया ये ट्रोमा सेंटर इमरजेंसी सर्विस देने के लिए बनाया गया था, लेकिन दर्द से निजात दिलवाने वाले यानी पेन किलर इंजेक्शन तक यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। मरीजों की माने तो डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन और दवाइयां बाहर से लाने के लिए कहते हैं।
बाहर मेडिकल स्टोर पर महंगे दामों पर उन्हें दवाइयां बेची जा रही हैं, जबकि सरकारी अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में इंजेक्शन और दवाइयां बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं। यहाँ खत्म हो चुकी दवाइयों का स्टॉक अधिकारियों की उदासीनता को दर्शा रहा है। जो दवाइयाँ और इंजेक्शन इमरजेंसी के दौरान मरीजों की जान बचाने के लिए काम आती वे तक खत्म हो चुकी है। मेडिसिन है जो नहीं है हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर से मंगा रहे हैं। अदरवाइज जो अवेलेबल है वो इंजेक्शन हम यहीं से लगा रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग के कार्यों तक ये बात तो पहुंच गई है, लेकिन क्या मरीजों को अब इस समस्या से निजात मिल पाएगी? बड़ा सवाल है, जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। करनाल में नूडल्स बनाने वाली एक फैक्ट्री पर सीएम फ्लाई की टीम ने रेड कर दी है और सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए विस्तार से, रफ्तार से। करनाल के बड़ा गांव में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नूडल्स बनाने की एक फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इरिगेशन विभाग के सदस्य टीम में शामिल रही। छापामारी के दौरान कई प्रकार की कमियां पाई गई। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि यहाँ ईटी में प्लांट नहीं लगाया हुआ है। सैंपल लिए गए, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर नोटिस दिया जाएगा। जवाब के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमें सूचना मिली थी कि इनकी इंस्पेक्शन करने के दौरान जब हम आए काफ़ी कमियां हमें मिली हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स जो आए हुए हैं वो अपना बता देंगे। फूड के रिगार्डिंग हमने 7 सैंपल लिए हैं इनके, और जो नूडल्स बना रहे हैं वो तो नूडल्स के हम सैंपल लिए और कुकिंग ऑयल के हमने सैंपल लिए। तो क्या परमिशन थी इनके पास नूडल्स बनाने की? नूडल बनाने की FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस इनके पास है, उसकी परमिशन है। बाकी अदर फैक्ट्री के मालिक पंकज अग्रवाल ने बताया कि 4 दिन पहले ही प्लांट शुरू किया समेत सभी विभागों से अनुमति ली गई है। आपको बता दें कि टीम ने फूड से जुड़े 7 सैंपल लिए, जिसमें नूडल्स का सैंपल भी शामिल है। क्वालिटी की जांच के लिए इसे चंडीगढ़ भेजा जाएगा। सैंपल लेकर जो अभी सैंपलिंग की रिपोर्ट आना बाकी है, उसको लेकर इंतजार किया जा रहा है कि क्या रिपोर्ट एक कंपनी के खिलाफ आती है या पक्ष में आती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आजकल किसी भी चीज में मिलावट नहीं है तो आप गलत हैं। आजकल लग रहा है कि हर चीज में मिलावट है। दरअसल एक उदाहरण सामने आया उधम सिंह नगर से, जहां पर बड़ी मात्रा में ब्रांडेड टाटा कंपनी का नकली नमक पकड़ा गया है। पुलिस ने आधा दर्जन गोदामों पर छापा मारा। बड़ी मात्रा में नकली नमक के पैकेट बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में दुकानों पर ब्रांडेड टाटा कंपनी का नकली नमक बेचा जा रहा है। दुकानों पर बेचा जा रहा नकली नमक लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। इसके खाने से आम आदमी को घेंगा रोग हो सकता है और ये किडनी पर भी असर डाल सकता है। पुलिस ने नकली नमक के 6 गोदामों पर छापा मारकर इस पूरे मामले का खुलासा किया। छापेमारी में 25,000 पैकेट नकली नमक बरामद हुआ। दरअसल उधम सिंह नगर जिले में बड़ी मात्रा में ब्रांडेड टाटा कंपनी का नकली नमक पकड़ा गया। पुलिस ने आधा दर्जन गोदामों पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में ये नकली नमक के पैकेट बरामद किए। पुलिस की कार्रवाई देर रात की गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि गदरपुर, काशीपुर और जसपुर में टाटा कंपनी का नकली नमक बेचा जा रहा है। उसी के आधार पर पुलिस ने व्यापारियों के गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टाटा कंपनी के अधिकारी भी पुलिस के साथ मौजूद थे। पुलिस टीम ने काशीपुर और रुद्रपुर के एक जगह पर और गदरपुर में 3 स्थानों पर छापेमारी की है। प्रदीप श्रीवास्तव, जसपुर, अजहर मलिक, उधम सिंह नगर, खबरें। अब देखिए, पैकेट तो असली था लेकिन नमक नकली था। इसको लेकर जांच अभी जारी। बात करेंगे हरियाणा के खेल राज्य मंत्री की। उन्होंने एक सराहनीय पहल करते हुए जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता राशि के चेक बांटे हैं और साथ ही खिलाड़ियों के विकास को लेकर भी एक बैठक की। और इस बैठक में क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं हमारी 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार तक लाभ पहुंचाने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की तरफ से जरूरतमंद परिवारों में आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। मंत्री संदीप सिंह ने कहा, जरूरतमंद की मदद करना सबसे नेक काम है। आर्थिक समस्या के चलते जरूरतमंद परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा, यहाँ तक की रोजी रोटी कमाने में भी समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा, सभी धर्म ग्रंथों में जरूरतमंद की सेवा को परमात्मा की सच्ची भक्ति कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा, इस छोटे से प्रयास से इन लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण जगेगी। के लिए सहायता हम करते हैं और मेरा हमेशा यही रहता है कि क्योंकि वो जीवन मैंने जी चुका हूँ कि जब आपके पास कोई काम कर रहे हैं। संदीप सिंह ने कहा, ओलंपिक एसोसिएशन के जरिए खिलाड़ियों के विकास को लेकर हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही हरियाणा ओलंपिक संघ और संघ से संबंधित सभी खेल संघों का कार्यकाल भारतीय ओलंपिक संघ के नियमानुसार 3 साल से बढ़ाकर 4 साल किए जाने के बारे में सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
जरूरतमंद को मदद देना ये सराहनीय पहल अपने आप में और साथ ही खेल राज्य मंत्री हरियाणा के साफ तौर पर पहले भी संकेत दे चुके हैं कि खेलों में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हर भरसक प्रयास हरियाणा सरकार करेगी। आगे बढ़ते हैं। करनाल में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रदर्शन आखिरकार क्यों किया और क्या है इन मजदूरों की बड़ी मांग, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस खास रिपोर्ट में। कोरोना काल के बाद हर वर्ग की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, लेकिन मजदूरों पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। इसे लेकर करनाल के जिला सचिवालय पर ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों ने प्रदर्शन किया और अपनी मजदूरी की रेट बढ़ाने की मांग की। मजदूरों ने पीड़ा जताते हुए बताया कि वो इस मजदूरी में घर के खाने पीने को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हर सामान का भाव बढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी मजदूरी वहीं की वहीं है, जो उनकी परेशानी का बड़ा कारण है। से रेट नहीं बढ़ा सर, हम उसके लिए 750 रुपए रेट मांगते हैं। 3 साल का जोड़ के 8 साल के हिसाब से बता। सुविधा नहीं, न लाइट न पानी, कुछ भी नहीं मिलता जी, बिल्कुल मतलब जी 24 घंटे में मतलब जी 4 घंटे आराम करते हैं जी, 20 घंटे काम करते हैं। 20 घंटे के हिसाब से हमारा मतलब जो है मजदूरी नहीं मिलता। फिलहाल मजदूरों ने प्रदर्शन कर मजदूरी रेट बढ़ाने की मांग की है और कहा है कि सरकार उनकी मांग नहीं मानती तो वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब शासन प्रशासन मजदूरों की मांग पर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। एक तो गर्मी का टॉर्चर और उसके बाद इन मजदूरों को मजदूरी ना मिलना और रेट अभी तक नहीं बढ़े हैं। आप जान सकते हैं कि इनकी मजबूरी क्या होगी और कैसे ये लोग काम करते होंगे। अब प्रशासन इस ओर ध्यान देता है या फिर इनकी मजदूरी बढ़ती है नहीं, देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। आइए जानते हैं 1 मिनट की इस खास रिपोर्ट में कि वो कौन कौन से फैसले जो काफी महत्वपूर्ण रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की है। चारधाम यात्रा में लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। बैठक में सभी फैसलों की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव SS संधू ने दी, जिसके बारे ये निर्णय हुआ है कि अगली बैठक में माननीय एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि वो जो इसमें विभिन्न विधिक पहलू हैं उसके बारे आके कैबिनेट को अवगत कराएंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। 3 सिलेंडर प्रति वर्ष फ्री मिलेंगे। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सिंगापुर में होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इस कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़े फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन एक और कैबिनेट की बैठक जब होगी तो उसमें और भी बड़े निर्णय लेने की उम्मीद जताई गई है और कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। अब बात करेंगे यमुनानगर की। 15 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम रहेगा और इन्हीं तैयारियों को लेकर कोई भी कमी ना रहे, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस समय लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के हर एक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को न्योता दिया। दरअसल ये न्योता सीएम के कार्यक्रम को लेकर दिया गया, जो कि जगाधरी में 15 मई को आयोजित होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का जिम्मा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने कंधों पर ले लिया है। लिहाजा शिक्षा मंत्री ने जगाधरी के गाँव को सीएम के कार्यक्रम में पहुँचने का न्योता दिया। कंवरपाल गुर्जर को उम्मीद है कि सीएम के कार्यक्रम में 20,000 से भी ज्यादा लोग जुटेंगे। वहीं जगाधरी पहुंचे कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र पर बात करते हुए कहा कि छोटे बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल शुरू किए गए हैं वो काफी लोकप्रिय रहे हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार हरियाणा में 4,000 और प्ले स्कूल खोलने जा रही है। वहीं कंवरपाल गुर्जर को ये भी उम्मीद है कि इस साल स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। हमने जो अभी जो छोटे बच्चों का 3 साल के बच्चे जो है उनके लिए प्ले स्कूल शुरू किया, वो भी काफी लोकप्रिय रहा। 1100 स्कूल हमने शुरू कर दिए। एक बड़ा फैसला हरियाणा सरकार ने स्कूली छात्रों को लेकर भी किया था, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस होंगे और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब 15 मई को यमुनानगर आएंगे तो जनसभा को संबोधित करते हुए क्या बड़े ऐलान करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता इन दिनों सरकार पर हमलावर हैं। गठबंधन सरकार पर एक बार फिर से उन्होंने सियासी प्रहार किया। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और दूसरे मुद्दों पर भी बोलते हुए सीधे सीधे गठबंधन सरकार से कई सवाल किए।
आम आदमी पार्टी के हरियाणा इंचार्ज और राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर जमकर बरसते नजर आए हैं। हरियाणा में बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर सुशील गुप्ता ने एक बार फिर से सवालों की बौछार कर दी है। उनका कहना था कि बेरोजगारी 34% हरियाणा में है और साथ ही ये भी कहा गया कि हरियाणा में बेरोजगारी को छुपाने के लिए नशे का कारोबार शुरू कर दिया गया है। ये गंभीर आरोप सुशील गुप्ता की ओर से लगाए गए। साथ ही शराब के रेट घटाने पर भी सुशील गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सीधे सीधे हरियाणा की जेजेपी बीजेपी गठबंधन सरकार को जमकर कोसा। और साथ ही सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार ने पहले तो प्रदेश की महिलाओं का शाम के समय निकलना बंद कर रखा था, शराब के दाम घटाकर अब सुबह में भी बाहर निकलना बंद करवा दिया गया है। साथ ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इससे पहले भी सुशील गुप्ता कई मुद्दों पर सरकार पर हमलावर दिखे और साथ ही आम आदमी पार्टी की सक्रियता पंजाब में जीत के बाद हरियाणा में काफी बढ़ गई है। और एक बार फिर से सुशील गुप्ता ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए हरियाणा सरकार को चैलेंज किया है। अब सियासी वार पर पलटवार क्या होता है देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उस जवान की जो लापता है। जहां चरखी दादरी का मामला है, 1 महीने के लिए छुट्टी पर एक जवान अपने घर आया, उसके बाद ऑफिस के काम के लिए गया था अंबाला कैंट, लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, इस जवान का कोई अता पता नहीं है और जो परिवार है वो परेशानी में है, वो उस दर्द में सहमा हुआ है और साथ ही लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी गुहार को अनसुना किया जा रहा है। देश की सीमा की रक्षा करने वाले गायब फौजी को पुलिस लगातार ढूंढ रही है, लेकिन इस फौजी का कोई भी अता पता नहीं। फौजी की पत्नी और बच्चे पुलिस थानों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, बावजूद इसके न्याय नहीं मिल पा रहा। आपको बता दें कि चरखी दादरी के रहने वाले बीएसएफ जवान सह भगवान 13 मार्च को 1 महीने की छुट्टी पर घर आए थे। घर आने के बाद फौजी 22 मार्च को अंबाला कैंट में ऑफिस के काम के लिए निकला था और उसके अगले दिन परिजनों को फोन पर बताया कि वो शाम तक लौट आएगा, लेकिन उसके बाद आज तक फौजी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। जब फौजी शाम को घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसको फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि परिजनों की तरफ से कई स्थानों पर तलाश भी की गई, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। पापा से भगवान बीएसएफ में ड्यूटी करते हैं, उनकी गुजरात में पोस्टिंग है। वो 13 मार्च को छुट्टी आए थे और उसके बाद उस 15 मार्च को अम्बाड़ा गए थे किसी काम से, 17 मार्च को वापस आ गए थे। उसके बाद वो 22 मार्च को गए थे और अभी तक कोई पता नहीं उनका, ना पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब सवाल यह है कि बीएसएफ का जवान जो कि अंबाला कैंट अपने काम के लिए गया था, उसके बाद नहीं लौटा, वो आखिरकार है कहां और पुलिस को क्या ठोस कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये परिवार सवाल पूछ रहा है। अब बात करेंगे एक और ऐसी अहम खबर की जिसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सीबीआई और ईडी का डर दिखाया गया, लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया गया और एक शख्स को इसके बाद गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर नेताओं और बिल्डरों को साथ ही साथ आम लोगों को ठगने वाला एक शख्स गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। शख्स लोगों को फर्जी सम्मन और नोटिस भेजकर पैसों की मांग करता था और बड़ी चालाकी से उनसे पैसे ऐंठ लेता था। गिरफ्तार शख्स की पहचान यशपाल अरोड़ा के तौर पर हुई है। उसके साथ ही उसके बेटे राहुल अरोड़ा और जितेंद्र मुंजाल को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने ठग को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें, ठग बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा को ईडी का फर्जी सम्मन भेजकर करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहा था। उसने ईडी के डिप्टी डायरेक्टर AK सिंह के नाम पर 4 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। साथ ही उनके नाम से फर्जी सम्मन भी बीजेपी नेता को भेजा था। पुलिस के अनुसार ठग यशपाल अरोड़ा पहले ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल बत्रा से 10 लाख की रकम ले चुका है। ठगी के लिए उसने एक गिरोह भी बना रखा था जो गुरुग्राम शहर में निर्माणाधीन बिल्डिंगों की भी शिकायत कर पैसे वसूलता था। अब कुल मिलाकर इस आरोपी ने कितनी ठगी की वारदात को अंजाम दिया है, अभी आने वाले वक्त में पुलिस की पूछताछ में इसका भी खुलासा हो ही जाएगा। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला खबरें अपडेट पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 चैनल खबरें अभी तक।